लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 8वें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कैद खाने का हाल हम ऊपर लिख चुके हैं। पुनः लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। उस कैद खाने में कई कोठरियां थीं, जिनमें से 8 कोठरियों में तो हमारे बहादुर लोग कैद थे और बाकी कोठरियां खाली थीं। कोई आश्चर्य नहीं यदि हमारे पाठक महाशय उन बहादुरों के नाम भूल गए हों जो इस समय माया रानी के कैद खाने में बेबस पड़े हैं। अस्तु एक दफे पुनः याद दिला देते हैं। उस कैद खाने में कुंवर इंद्रजीत सिंह, कुंवर आनंद सिंह, तारा सिंह, भैरव सिंह, देवी सिंह और शेर सिंह के अतिरिक्त एक कुमारी भी थी, जिसके मुख की सुंदर आभा ने उस कैद खाने में उजाला कर रखा था। पाठक समझ ही गए होंगे कि हमारा इशारा कामिनी की तरफ है। यद्यपि वो ऐसी कोठरी में बंद थी जिसके अंदर मर्दों की निगाह नहीं जा सकती थी, तथापि कुंवर आनंद सिंह को इस बात पर ढांढस थी कि उनकी प्यारी कामनी उनसे दूर नहीं है। मगर कुंवर इंद्रजीत सिंह के रंज का कोई ठिकाना न था। वे कुछ भी नहीं जानते थे कि उनकी प्यारी किशोरी कहाँ और किस अवस्था में है। इस कैद खाने में छत के सहारे शीशे की एक कंदील लटक रही थी। उसी में माया रानी का एक आदमी रोज जाकर रोशनी ठीक कर देता था। ठीक कर देना हम इसलिए कहते हैं कि उस कैद खाने में अंधेरा रहने के कारण दिन रात बत्ती जला करती थी और ठीक समय पर आदमी जाकर उसे दुरुस्त कर दिया करता था। खाने पीने का सामान 8 पहर में एक दफे कैदियों को दिया जाता था। कैद खाने की भयानक अवस्था लिखने में हम विशेष समय नष्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें किस्सा बहुत लिखना है और जगह कम है। अब हम उस संध्या का हाल लिखते हैं जिस दिन माया रानी से और चंडूल से बातचीत हुई थी, या जब कमलनी से लाडली मिली थी। यों तो तहखाने के अंदर दिन रात समान था और कैदियों को इस बात का ज्ञान बिल्कुल नहीं हो सकता था कि सूर्य कब उदय और कब अस्त हुआ। तथापि बाहरी हिसाब से हमें समय लिखना ही पड़ता है। संध्या होने के बाद एक आदमी कैद खाने में आया और कैदियों की तरफ देखकर बोला, माया रानी की तरफ से इस समय मैं आप लोगों के पास ये कहने के लिए आया हूं कि कल पहर दिन चढ़ने के पहले ही आप लोग इस दुनिया से उठा दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अपनी तरफ से अफसोस के साथ आपको इत्तला देता हूं कि राजा बीरेंद्र सिंह और रानी चंद्रकांता को भी हमारी माया रानी ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हीं के सामने आप लोग मारे जाएंगे और उसके बाद उन दोनों की भी जान ली जाएगी। इस आदमी के आने के पहले कैदी लोग सुस्त और उदास बैठे हुए थे, मगर जब इस आदमी ने आकर ऊपर लिखी बातें कहीं तो सभी की अवस्था बदल गई। क्रोध से सभी का चेहरा लाल हो गया और बदन कांपने लगा। लेकिन उस आदमी की बात का जवाब किसी ने भी कुछ न दिया। कैदियों को संदेशा देने के बाद माया रानी का आदमी उस कोठरी में गया जिसमें हथकड़ी और बेड़ी से बेबस बेचारी कामनी कैद थी। थोड़ी ही देर बाद कामनी को साथ लिए हुए वो आदमी बाहर निकला। उस समय सभी की निगाह उस बेचारी पर पड़ी। देखा कि रंज, गम और दुख के मारे वो सूख कर कांटा हो गई है। मालूम होता है मानो वर्षों से बीमार है। सिर के बाल खुले और फैले हुए हैं। साड़ी मैली और खराब हो गई है, मगर भोलापन, खूबसूरती और नजाकत ने इस अवस्था में भी उसका साथ नहीं छोड़ा है। उसके दोनों हाथ बंधे थे और वो बेड़ी के सबब से अच्छी तरह कदम नहीं उठा सकती थी। सभी के देखते देखते कामनी को साथ लिए हुए माया रानी का आदमी कैद खाने के बाहर चला गया और कैद खाने का दरवाजा फिर बंद हो गया। ताली भरने की आवाज भी बहादुर कैदियों के कानों में पड़ी। यों तो वहां जितने कैदी थे सभी क्रोध के मारे कांप रहे थे, मगर हमारे आनंद सिंह की अवस्था कुछ और ही थी। एक तो अपने माँ बाप का हाल सुनकर जोश में आ ही चुके थे, दूसरे कामनी को जो इस बेबसी के साथ कैद खाने के बाहर जाते देखा और भी उबल पड़े। क्रोध संभाल न सके, उठ के खड़े हो गए और जंगले वाली कोठरी में जिसमें कैद थे टहलने लगे। जिस जंगले वाली कोठरी में कुंवर इंद्रजीत सिंह थे वो आनंद सिंह के ठीक सामने थी और अय्यार लोग भी उन्हें अच्छी तरह देख सकते थे। टहलने के साथ आनंद सिंह के पैर की जंजीर बोली, जिससे सभी का ध्यान उनकी तरफ जा रहा। इंद्रजीत सिंह, आनंद। आनंद सिंह, आज्ञा। इंद्रजीत सिंह, क्या बेबसी हम लोगों का साथ न छोड़ेगी? आनंद सिंह, बेशक छोड़ेगी। अब हम लोग इस अवस्था में कदापि नहीं रह सकते। हम लोग जंगली शेर नहीं हैं जो जंगले के अंदर बंद पड़े रहें। इंद्रजीत सिंह, खड़े होकर, हाँ ऐसा ही है। ये लोहे की तार अब हमें रोक नहीं सकती। इतना कह के इंद्रजीत सिंह ने
इष्टदेव का ध्यान कर अपनी कलाई उमेठी और जोर करके हथकड़ी तोड़ डाली। बड़े भाई की देखा देखी आनंद सिंह ने भी वैसा ही किया। हथकड़ी तोड़ने के बाद दोनों ने अपने पैरों की बेड़ियां खोली और तब जंगल के बाहर निकलने का उद्योग करने लगे। दोनों हाथों से लोहे का छड़ जो जंगले में लगा हुआ था पकड़ के और लात अड़ा के खींचने लगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि दोनों कुमार बड़े बहादुर और ताकतवर थे। छड़ टेढ़े हो होकर छेदों से बाहर निकलने लगे और बात की बात में दोनों शेर जंगले वाली कोठरी के बाहर निकल के खड़े हो गए। दोनों गले मिले और इसके बाद हर एक जंगले के छड़ों को निकालकर दोनों भाइयों ने अपने अय्यारों को भी छुड़ाया और जोश में आकर बोले, उद्योग से बढ़ के दुनिया में कोई पदार्थ नहीं। आनंद सिंह, ईश्वर चाहेगा तो अब थोड़ी देर में हम लोग इस कैद खाने के बाहर भी निकल जाएंगे। इंद्रजीत सिंह, हां, अब हम लोगों को इसके लिए भी उद्योग करना चाहिए। भैरव सिंह, हम लोग जोर करके तहखाने का दरवाजा उखाड़ डालेंगे और इसी समय कमबख्त माया रानी के सामने जा खड़े होंगे। अय्यारों को साथ लिए हुए दोनों भाई सदर दरवाजे के पास गए जो बाहर से बंद था। ये दरवाजा 4 अंगुल मोटे लोहे का बना था और इसकी मजबूत चूल भी जमीन में बहुत गहरी घुसी हुई थी। इसलिए पूरे 2 घंटे तक मेहनत करने पर भी कोई नतीजा न निकला। क्रोध में आकर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह ने लोहे का छड़ जो जंगले से निकला था उठा लिया और बाईं तरफ की दीवार जो चूना और ईंटों से बनी हुई थी तोड़ने लगे। उस समय अय्यारों ने दोनों भाइयों के हाथ से छड़ ले लिया और दीवार तोड़ना शुरू किया। पहर भर की मेहनत से दीवार में इतना बड़ा छेद हो गया कि आदमी उसकी राह बखूबी निकल जाए। भैरव सिंह ने झांक कर देखा। उस तरफ बिल्कुल अंधेरा था और इस बात का ज्ञान जरा भी नहीं हो सकता था कि दीवार के दूसरी तरफ क्या है। हम ऊपर लिख आए हैं कि इस कैद खाने में छत के सहारे शीशे की एक कंदील लटकती थी। इस समय अय्यारों ने उसी कंदील की रोशनी से काम लेना चाहा। तारा सिंह ने भैरव सिंह के कंधे पर चढ़कर कंदील उतार ली और उसे हाथ में लिए हुए उस सुराख की राह दूसरी तरफ निकल गए। इनके पीछे दोनों कुमार और अय्यार लोग भी गए। अब मालूम हुआ कि ये कोठरी है जो लगभग 30 हाथ के लंबी और 15 हाथ से कम चौड़ी है। कुमार तथा अय्यार लोग अगर बिना रोशनी के इस कोठरी में आते तो जरूर दुख भोगते, क्योंकि यहां जमीन बराबर न थी। बीचों बीच में एक कुआं था और उसके चारों तरफ जमीन में 4 दरवाजे बने हुए थे, जिनके देखने से मालूम होता था कि यहाँ कई तहखाने हैं और ये दरवाजे नहीं, तहखानों के रास्ते हैं। इस समय उन दरवाजों के पल्ले जो लकड़ी के थे, अच्छी तरह देखने से मालूम हुआ कि नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं और उस कुएं में भी लोहे की एक जंजीर लटक रही है। इसके अतिरिक्त चारों तरफ की दीवारें बराबर थीं, अर्थात किसी तरफ कोई दरवाजा न था जिसे खोलकर ये लोग बाहर जाने की इच्छा करते। इंद्रजीत सिंह, मालूम होता है कि यहां आने या यहां से जाने के लिए इन तहखानों के सिवा कोई राह नहीं है। आनंद सिंह, मैं भी यही समझता हूं। देवी सिंह, इन तहखानों में उतरे बिना काम न चलेगा। तारा सिंह, आज्ञा हो तो मैं रोशनी लेकर एक तहखाने में उतरूं और देखूं कि क्या है। इंद्रजीत सिंह, खैर जाओ, कोई हर्ज नहीं। आज्ञा पाकर तारा सिंह एक तहखाने के मुंह पर गए, मगर जब नीचे उतरने लगे तो कुछ देखकर रुक गए। कुंवर इंद्रजीत सिंह ने रुकने का सबब पूछा, जिसके जवाब में तारा सिंह ने कहा, इस तहखाने में रोशनी मालूम होती है और धीरे धीरे वो रोशनी तेज होती जा रही है। मालूम होता है कि सुरंग है और कोई आदमी हाथ में बत्ती लिए इसी तरफ आ रहा है। दोनों कुमार और अय्यार लोग भी वहां गए और झांक कर देखने लगे। थोड़ी देर में 2 कमसिन औरतें नजर पड़ी, जो सीढ़ी के पास आकर ऊपर चढ़ने का इरादा कर रही थीं। एक के हाथ में मोमबत्ती थी, जिसे देखते ही कुमार ने पहचान लिया कि ये कमलनी है। साथ में लाडली भी थी, मगर उसे वे पहचानते न थे। हाँ, जब कैदी बनकर माया रानी के दरबार में लाए गए थे तो माया रानी की बगल में बैठे हुए उसे देखा था और समझते थे कि वो भी हम लोगों की दुश्मन है। इस समय कमलिनी के साथ उसे देखकर कुमार को शक मालूम हुआ, क्योंकि इंद्रजीत सिंह कमलिनी को दोस्त समझते थे और दोस्त के साथ दुश्मन का होना बेशक खटके की बात है। कमलिनी जब सीढ़ी के पास पहुंची तो ऊपर रोशनी देखकर रुक गई। साथ ही कुमार ने पुकार कर कहा, डरो मत, ऊपर चली आओ, मैं हूं इंद्रजीत सिंह। कमलिनी ने कुमार की आवाज पहचान ली और लाडली को साथ लिए ऊपर चली आई, मगर दोनों कुमारों और उनके अय्यारों को वहां देखकर ताज्जुब करने लगी। कमलिनी, आप लोग यहां कैसे आए? इंद्रजीत सिंह, यही बात मैं तुमसे पूछने वाला था। कमलिनी, मैं तो आपको छुड़ाने के लिए आई हूं।
मगर मालूम होता है कि मेरे आने के पहले ही किसी ने पहुंचकर आप लोगों को छुड़ा दिया। देवी सिंह, कोई दूसरा नहीं आया। दोनों कुमारों ने स्वयं अपनी अपनी हथकड़ी तोड़ डाली, जंगलों के सीखचे खींचकर बाहर निकल आए और हम लोगों को भी कैद से छुड़ाया। इसके बाद दीवार तोड़कर हम लोग अभी थोड़ी देर हुई इधर आए हैं। कमलिनी हंसकर, बहादुर हैं। ये ना ऐसा करेंगे तो दूसरा कौन करेगा। इंद्रजीत सिंह, हम एक बात तुमसे और पूछना चाहते हैं। कमलिनी, आपका मतलब मैं समझ गई। लाडली की तरफ देखकर, शायद इसके बारे में आप कुछ पूछेंगे। इंद्रजीत सिंह, हाँ ठीक है, क्योंकि इन्हें हमने उसके पास बैठे देखा था जिसके फरेब ने हमारी ये दशा की है, और लोगों की बातों से यह भी मालूम हुआ कि उसका नाम माया रानी है। कमलिनी, बहुत दिनों तक साथ रहने पर भी आपको मेरा भेद कुछ भी मालूम नहीं हुआ, मगर इस समय मैं इतना कह देना उचित समझती हूं कि ये मेरी छोटी बहन है और माया रानी बड़ी बहन है। हम तीनों बहनें हैं, लेकिन अनबन होने के कारण मैं उससे अलग हो गई और आज इसने भी उसका साथ छोड़ दिया। आज से पहले वो मेरी ही दुश्मन थी, मगर आज से इसकी भी, जिसका नाम लाडली है, जान की प्यासी हो गई। मगर इतना सुनने पर भी मैं समझती हूं कि आप मुझे अपना दुश्मन न समझते होंगे। इंद्रजीत सिंह, नहीं नहीं, कदापि नहीं। मैं तुम्हें अपना हमदर्द समझता हूं। तुमने मेरे साथ बहुत कुछ नेकी की है। कमलनी, आप लोगों को छुड़ाने के लिए तेज सिंह भी यहां आए थे, मगर गिरफ्तार हो गए। इंद्रजीत सिंह, क्या तेज सिंह भी गिरफ्तार हो गए? लेकिन वे उस कैद खाने में नहीं लाए गए जहां हम लोग थे। कमलनी, वो दूसरी जगह रखे गए थे। मैंने उन्हें भी कैद से छुड़ाया है। अब थोड़ी ही देर में आप उनसे मिलना चाहते हैं। आनंद सिंह चुपचाप इन दोनों की बातें सुन रहे थे और छिपी निगाहों से लाडली के रूप की अलौकिक छटा का भी आनंद ले रहे थे। लाडली भी प्रेम की निगाहों से उन्हें देख रही थी। इस बात को कमलिनी ने भी जान लिया, मगर वो तरह दे गई। जब आनंद सिंह ने तेज सिंह का हाल सुना, तब चौंके और कमलिनी की तरफ देखकर बोले, सुना है कि हमारे माता पिता भी? कमलिनी, हाँ, उन दोनों को भी कमबख्त माया रानी ने फंसा लिया है। हाय, मैंने सुना है कि वे दोनों बेचारे बड़े संकट में हैं और सहज ही में उन दोनों का छूटना मुश्किल है। तथापि उद्योग में विलंब न करना चाहिए। अब आप कोई सवाल न कीजिए और यहां से जल्द निकल चलिए। राजा बीरेंद्र सिंह और रानी चंद्रकांता का हाल सुनकर सबके सब घबरा गए और आगे कुछ सवाल करने की हिम्मत न पड़ी। कुमार कमलिनी के साथ चलने के लिए तैयार हो गए और सभी को साथ लिए हुए कमलिनी फिर उसी तहखाने में उतर गई जहां से आई थी। कुंवर इंद्रजीत सिंह किशोरी का और आनंद सिंह कामनी का हाल पूछने के लिए बेचैन थे, मगर मौका न समझकर चुप रह गए। नीचे जाने पर मालूम हुआ कि वो एक सुरंग का रास्ता था, मगर ये सुरंग साधारण न थी। इसकी चौड़ाई केवल इतनी थी कि दो आदमी बराबर मिलकर जा सकते थे। ऊंचाई की ये अवस्था थी कि हर एक मर्द हाथ ऊंचा करके उसकी छत छू सकता था। दोनों तरफ की दीवार स्याह पत्थर की थी, जिस पर तरह तरह की खूबसूरत, भयानक और कहीं कहीं आश्चर्यजनक तस्वीरें मुसव्वरों की कारीगरी का नमूना दिखा रही थी। अर्थात रंगों से बनी थी, पत्थर गढ़कर नहीं बनाई गई थी। परंतु उन तस्वीरों के रंग की भी ये अवस्था थी कि अभी 2-4 दिन की बनी मालूम होती थी, जिन्हें देखकर हमारे कुमारों और अय्यारों को बहुत ही ताज्जुब मालूम हो रहा था। कमलिनी इंद्रजीत सिंह से, आप चाहते होंगे कि इन विचित्र तस्वीरों को अच्छी तरह देखें। इंद्रजीत सिंह, बेशक ऐसा ही है, किंतु इस दौड़ा दौड़ में ऐसी उत्तम तस्वीरों के देखने का आनंद कुछ भी नहीं मिल सकता और यहाँ की एक एक तस्वीर ध्यान देकर देखने योग्य है। परंतु क्या किया जाए, जब से अपने माता पिता का हाल तुम्हारी जुबानी सुना है, जी बेचैन हो रहा है। यही इच्छा होती है कि जहां तक जल्द हो सके उनके पास पहुंचे और उन्हें कैद से छुड़ावें। तुम स्वयं कह चुकी हो कि वो बड़े संकट में पड़े हैं, परंतु ये न जाना गया कि उन्हें किस प्रकार का संकट है। कमलिनी, आपका कहना बहुत ठीक है। इन तस्वीरों को देखने के लिए बहुत समय चाहिए, बल्कि इनका हाल और मतलब जानने के लिए कई दिन चाहिए, और ये समय यहां अटकने का नहीं है। मगर साथ ही इसके ये भी याद रखिए कि आप 2-4 या 10 घंटे के अंदर ठिकाने पहुंचकर भी अपने माता पिता को नहीं छुड़ा सकते। मुझे ठीक ठीक मालूम नहीं कि वो किस कैद खाने में कैद है। पहले तो इसी बात का पता लगाने के लिए कई दिन नहीं तो कई पहर चाहिए। इंद्रजीत सिंह, तो क्या तुमने उन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा? कमलिनी,
नहीं, मगर इतना जानती हूं कि इस बाग के चौथे दर्जे में किसी ठिकाने में वे कैद है। इंद्रजीत सिंह। क्या इस बाग के कई दर्जे हैं जिसमें माया रानी रहती है और जहां हम लोग बेबस करके लाए गए थे? कमलिनी। हाँ, इस बाग के 4 दर्जे हैं। पहले में तो सिपाहियों और नौकरों के ठहरने का ठिकाना है। दूसरे दर्जे में स्वयं माया रानी रहती है। तीसरे और चौथे दर्जे में कोई नहीं रहता। हाँ, यदि कोई ऐसा कैदी हो जिसे बहुत ही गुप्त रखना मंजूर हो तो वहां भेज दिया जाता है। तीसरे और चौथे दर्जे को तिलिस्म कहना चाहिए, बल्कि चौथा दर्जा तो कांप कर, उफ, बड़ी बड़ी भयानक चीजों से भरा हुआ है। इंद्रजीत से। तो उसी चौथे दर्जे में हमारे माता पिता कैद हैं। कमलनी। जी हां। आनंद सिंह। शायद तुम्हारी छोटी बहन कुछ जानती हो जो तुम्हारे साथ है? कमलनी। नहीं नहीं, ये बेचारी तीसरे और चौथे दर्जे का हाल कुछ भी नहीं जानती। लाडली। बल्कि तीसरे और चौथे दर्जे का पूरा पूरा हाल माया रानी को भी नहीं मालूम। कमलिनी बहन को मालूम न था, मगर 2 ही 4 महीनों में ना मालूम क्यों कर वहां का विचित्र हाल इन्हें मालूम हो गया। देखिए, इसी सुरंग को जिसमें हम लोग जा रहे हैं माया रानी भी नहीं जानती और मुझे तो इसका कुछ गुमान भी न था। यहां पर कमलिनी के हाथ की वो मोमबत्ती जलकर पूरी हो गई और कमलिनी ने उसे जमीन पर फेंक दिया। अब इस सुरंग में केवल उस कंदील की रोशनी रह गई जो ये लोग कैद खाने में से लाए थे, और इस समय तारा सिंह उसे अपने हाथ में लटकाए सभी के पीछे पीछे आ रहे थे। कमलिनी के कहे मुताबिक तारा सिंह अब कंदील लिए हुए आगे आगे चलने लगे। लगभग 20 कदम जाने के बाद एक चौमुहानी मिली, अर्थात वहां से चारों तरफ सुरंगें गई हुई थी। कमलिनी ने रुककर इंद्रजीत सिंह की तरफ देखा और कहा, अब यहां से अगर हम लोग चाहें तो इस तिलिस्मी मकान के बाहर निकल जा सकते हैं। इंद्रजीत सिंह। ये सामने वाला रास्ता कहाँ गया है? कमलनी। बाग के तीसरे और चौथे दर्जे में जाने के लिए यही रास्ता है, और बाईं तरफ वाली सुरंग उस दूसरे दर्जे में गई है जिसमें माया रानी रहती है। आनंद सिंह। और दाहिनी तरफ जाने से हम लोग कहाँ पहुंचेंगे? कमलनी। इस तिलिस्मी मकान या बाग से बाहर जाने के लिए वही राह है। इंद्रजीत सिंह। तो अब तुम हम लोगों को कहाँ ले जाना चाहती हो? कमलनी। जहां आप कहिए। आनंद सिंह। अगर माया रानी के बाग में ले चलो तो हम उसे इसी समय गिरफ्तार कर लें। इसके बाद सब काम सहज ही में हो जाएगा। कमलिनी। ये काम सहज नहीं है, और इसके सिवाय जहां तक मैं समझती हूं माया रानी इस समय अपने कमरे में ना होगी, या यदि होगी भी तो हर तरह से होशियार होगी। केवल इतना ही नहीं, वहां जाने से और भी कई प्रकार का धोखा है। एक तो उस बाग की चार दीवारी के बाहर कूदकर या कमंद लगाकर निकल जाना असंभव है। दूसरे, उस बाग की हिफाजत के लिए 500 सिपाही मुकर्रर हैं जो हमेशा मुस्तैद और सहज ही माया रानी के पास पहुंच जाने के लिए तैयार रहते हैं। माया रानी को गिरफ्तार करके बाग के बाहर ले जाना कठिन है। मेरी समझ में तो आपको एक दफे यहां से बाहर निकल जाना चाहिए। इंद्रजीत सिंह। मगर मैं कुछ और ही चाहता हूं। कमलनी। वो क्या? इंद्रजीत सिंह। यदि तुमसे हो सके तो हमें किसी ऐसी जगह ले चलो जो इस बाग की सरहद के अंदर हो, और जहां 2-3 रोज तक गुप्त रीति से हम लोग रह भी सके। कमलनी कुछ सोचकर। हाँ, ये हो सकता है, और इस राय को मैं भी पसंद करती हूं। लाडली कमलनी से। तुमने कौन सी ऐसी जगह सोची है? कमलनी। ऐसी जगह बाग के तीसरे दर्जे में है, बल्कि चौथे दर्जे में भी है। लाडली। चौथे दर्जे में जाकर 2-3 दिन तक रहना उचित नहीं, क्योंकि वो बड़ी भयानक जगह है। क्या तुम वहां के भेद अच्छी तरह जानती हो? कमलनी। हरे कृष्ण गोविंद, वहां का हाल जानना क्या खिलवाड़ है? हाँ, एक मकान के अंदर जाने का रास्ता जरूर मालूम है जहां कोई दूसरा नहीं पहुंच सकता। इंद्रजीत सिंह। तो फिर उसी जगह हम लोगों को क्यों नहीं ले चलती हो? कमलनी कुछ सोचकर। हाँ, मुझे अब याद आया, इतनी देर से व्यर्थ भटक रही हूं। अच्छा, आप लोग मेरे पीछे पीछे चले आइए। सभी को साथ लिए हुए कमलनी रवाना हुई। थोड़ी दूर जाने के बाद एक बंद दरवाजा मिला। वो दरवाजा लोहे का था, मगर ये नहीं मालूम होता था कि वो किस तरह खुलेगा, क्योंकि ना तो उसमें कहीं ताली लगाने की जगह थी और ना कोई जंजीर या कुंडी ही दिखाई देती थी। दरवाजे की दोनों बगल दीवार में 3-3 हाथ ऊंचे 2 हाथी बने हुए थे।
ये हाथी चांदी के थे और इनके धड़ का अगला हिस्सा कुछ आगे की तरफ बढ़ा हुआ था। एक हाथी की सूंड में दूसरे हाथी की सूंड गुथी थी। इन दोनों हाथियों के अगले एक एक पैर आगे बढ़े थे और कुछ जमीन की तरफ इस प्रकार मुड़े हुए थे जिसके देखने से मालूम होता था कि दो सफेदा हाथी क्रोध में आकर सूंड मिला रहे हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। कमलनी। एक ग्रंथ पढ़ने से मालूम हुआ कि दरवाजा कमानी के सहारे खुलता और बंद होता है और इसकी कमानी इन दोनों हाथियों के पेट में है, जिस पर दोनों सूंडों के दबाने से दबाव पहुंचता है। अस्तु यहां ताकत का काम है। इन दोनों सूंडों को जोर से साथ यहां तक झुकाना और दबाना चाहिए कि दरवाजे के साथ लग जाए। मैं देखना चाहती हूं कि आपके अय्यारों में कितनी ताकत है। देवी सिंह। अगर किसी आदमी के झुकाइए झुक सकता है तो पहले मुझे उद्योग करने दीजिए। कमलिनी। आइए आइए, लीजिए, मैं हट जाती हूं। देवी सिंह ने दोनों सूढ़ों पर हाथ रखा और छाती से अड़ाकर जोर दिया, मगर एक बित्ते से ज्यादा न दबा सके और दरवाजा 2 हाथ की दूरी पर था, इसलिए 2 हाथ दबाकर ले जाने की आवश्यकता थी। आखिर देवी सिंह ये कहते हुए पीछे हटे, ये राक्षसी काम है। इसके बाद और अय्यारों ने भी जोर किया, मगर देवी सिंह से ज्यादा काम न कर सके। तब कमलिनी कुमारों की तरफ देखकर हंसी और बोली, सिवाय आप दोनों के ये काम किसी तीसरे से न हो सकेगा। आनंद सिंह इंद्रजीत सिंह की तरफ देखकर, यदि आज्ञा हो तो मैं भी जोर करूं। इंद्रजीत सिंह, क्या हर्ज है, तुम ये काम बखूबी कर सकते हो। आज्ञा पाते ही कुंवर आनंद सिंह ने दोनों सूढ़ों पर हाथ रख के जोर किया और पहले ही जोर में दरवाजे के साथ लगा दिया। ये हाल देखते ही लाडली ने जोश में आकर कहा, वाह वाह, कैद की मुसीबत उठाकर कमजोर होने पर भी ये हाल है। दरवाजों के साथ सूढ़ों का लगना था कि हाथियों के चिंगाड़ने की हल्की आवाज आई और दरवाजा, जो एक ही पल्ले का था, सर सर करता जमीन के अंदर घुस गया। कमलिनी ने आनंद सिंह से कहा, अब सूढ़ को पीछे की तरफ हटाइए, मगर पहले सूढ़ के नीचे से या उसके ऊपर से लांघ कर दूसरी तरफ निकल चलिए। हाथ में कंदील लिए हुए पहले तारा सिंह टप गए और दरवाजे के उस पार जा खड़े हुए। तब इंद्रजीत सिंह दरवाजे के उस पार पहुंचे। उसके बाद कुंवर आनंद सिंह जाना ही चाहते थे कि एक नई घटना ने सब खेल ही बिगाड़ दिया। दरवाजे के उस पार एक आदमी नामालूम कब से छिपा बैठा था। उसने फुर्ती से आगे बढ़कर एक लात उस कंदील में मारी जो तारा सिंह के हाथ में थी। कंदील हाथ से छूटकर जमीन पर तो न गिरी, मगर बुझ गई और एकदम अंधकार हो गया। यद्यपि ये काम उसने बड़ी फुर्ती से किया, तथापि इन लोगों की निगाह उस पर पड़ ही गई, लेकिन उसकी असली सूरत नजर न पड़ी, क्योंकि वो काला कपड़ा पहने और अपने चेहरे को नकाब से छिपाए हुए था। अंधेरा होते ही उसने दूसरा काम किया। भुजाली उसके पास थी, जिसका एक भरपूर हाथ उसने कुंवर इंद्रजीत सिंह के सिर पर जमाया। अंधेरे के सबब से निशाने में फर्क पड़ गया, तो भी कुमार के बाएं मोढ़े पर गहरी चोट लगी। चोट खाते ही कुमार ने पुकार कर कहा, सब कोई होशियार रहना, दुश्मन के हाथ में हरबा है और वो मुझे जख्मी भी कर चुका है। ये हाल देख और सुनकर कमली ने झट अपने तिलिस्मी खंजर से काम लिया। हम ऊपर लिखाए हैं कि उसकी कमर में 2 तिलिस्मी खंजर हैं। उसने एक खंजर हाथ में लेकर उसका कब्जा दबाया और उसमें से बिजली की तरह चमक पैदा हुई, जिससे कमलिनी के सिवाय जो आदमी वहां थे कोई भी उस चमक को न सह सका और सभी ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। दरवाजे के उस पार भी उसी तरह की सुरंग थी। कमलिनी ने देखा कि दुश्मन अपना काम करके सामने की तरफ भागा जा रहा है, मगर इस खंजर की चमक ने उसे भी चौंधिया दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि कमलिनी बहुत जल्द ही उसके पास जा पहुंची और खंजर उसके बदन से लगा दिया, जिसके साथ ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। खंजर कमर में रखकर कमलिनी लौटी और उसने अपने बटुए में से सामान निकालकर एक मोमबत्ती जलाई, तथा इतने में हमारे अय्यार लोग भी दरवाजे की दूसरी तरफ जा पहुंचे। कुंवर इंद्रजीत सिंह के मोढ़े से खून निकल रहा था। यद्यपि कुमार को उसकी कुछ परवाह न थी और उनके चेहरे पर भी किसी प्रकार का रंज न मालूम होता था, तथापि देवी सिंह ने जख्म बांधने का इरादा किया, मगर कमलिनी ने रोककर अपने बटुए में से किसी प्रकार के तेल की एक शीशी निकाली और अपने नाजुक हाथों से घाव पर तेल लगाया, जिससे तुरंत ही खून बंद हो गया। इसके बाद अपने आंचल में से थोड़ा कपड़ा फाड़कर जख्म बांधा। उसके एहसान ने कुंवर इंद्रजीत सिंह को पहले ही अपना कर लिया था। अब उसकी मोहब्बत और हमदर्दी ने उन्हें अच्छी तरह अपने काबू में कर लिया। इंद्रजीत सिंह कमलनी से,
तुम्हारे एहसानों के बोझ से मैं दबा ही जाता हूं। मुस्कुराकर और धीरे से, देखना चाहिए सिर उठाने का दिन भी कभी आता है या नहीं। कमलिनी मुस्कुराकर, बस रहने दीजिए, बहुत बातें न बनाइए। आनंद सिंह, मालूम होता है वो शैतान भाग गया। कमलिनी, नहीं नहीं, मेरे सामने से भाग कर निकल जाना जरा मुश्किल है। आगे चलकर आप उसे जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ देखेंगे। इंद्रजीत सिंह, इस समय तो तुमने वो काम किया है जिसे करामात कहना चाहिए। कमलिनी, मैं बेचारी क्या कर सकती हूं इस समय तो, खंजर की तरफ इशारा करके, इसने बड़ा काम किया। इंद्रजीत सिंह, बेशक ये अनूठी चीज है, इसकी चमक ने तो आंखें बंद कर दी, कुछ देख भी न सके कि तुमने क्या किया। कमलिनी, ये तिलिस्मी खंजर है और इसमें बहुत से गुण हैं। इंद्रजीत सिंह, मैं सुनना चाहता हूं कि इस खंजर में क्या क्या गुण हैं, बल्कि और भी कई बातें पूछना चाहता हूं, मगर यकायक दुश्मन के पहुंचने से। कमलिनी, खैर ईश्वर की मर्जी। मैं खूब जानती हूं कि सिवाय इस शैतान के और कोई यहां तक नहीं आ सकता। तिस पर भी इस दरवाजे को खोलने की इसे सामर्थ्य न थी, इसी से चुपचाप दुबका हुआ था, मगर फिर भी इसका यहां तक पहुंच जाना ताज्जुब मालूम होता है। इंद्रजीत सिंह, क्या तुम उसे पहचानती हो? कमलिनी, हाँ, कुछ कुछ शक तो होता है, मगर निश्चय किए बिना कुछ नहीं कह सकती। इंद्रजीत सिंह, जो हो, मगर अब हम लोगों को यहां से निकल चलने के लिए जल्दी करनी चाहिए। कमलिनी, पहले इस दरवाजे को बंद कर लीजिए, नहीं तो इस राह से दुश्मन के आ पहुंचने का डर रहेगा। दरवाजे की दूसरी तरफ भी उसी प्रकार के दो हाथी बने हुए थे। कमलिनी के कहे मुताबिक आनंद सिंह ने जोर से सूंड को दरवाजे की तरफ हटाया, जिससे उस तरफ वाले हाथियों की सूंड ज्यों की त्यों सीधी हो गई और दरवाजा भी बंद हो गया। इंद्रजीत सिंह, मालूम होता है कि इस तरफ से कोई दरवाजा खोलना चाहे तो इन हाथियों की सूंडों को, जो इस समय दरवाजे के साथ लगी हुई हैं, अपनी तरफ खींचकर सीधा करना पड़ेगा, और ऐसा करने से उस तरफ के हाथियों की सूंडें दरवाजे के पास आ लगेंगी। कमलिनी, आपका सोचना बहुत ठीक है, वास्तव में ऐसा ही है। इंद्रजीत सिंह, अच्छा, अब यहां से चल देना चाहिए। चलते चलते इस खंजर का गुण भी कहो जिसकी करामात मैं अभी देख चुका हूं। कमलिनी, चलते चलते कहने की कोई जरूरत नहीं, मैं इसी जगह अच्छी तरह समझाकर एक खंजर आपके हवाले करती हूं। उस खंजर में जो जो गुण था उसके विषय में ऊपर कई जगह लिखा जा चुका है। कमलिनी ने कुंवर इंद्रजीत सिंह को सब समझाया और इसके बाद खंजर के जोड़ की अंगूठी उनके हाथ में पहनाकर एक खंजर उनके हवाले किया, जिसे पाकर कुमार बहुत ही प्रसन्न हुए। लाडली कमलिनी से, एक खंजर छोटे कुमार को भी देना चाहिए। कमलिनी मुस्कुराकर, आपकी सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद एक खंजर छोटे कुमार को दूंगी। आनंद सिंह, कब? कमलिनी, ये दूसरा खंजर उसी तरह का मेरे पास है, इसे मैं आपको अभी दे देती, मगर इसलिए रख छोड़ा है कि आप ही के लिए इस घर में अभी कई तरह का काम करना है, शायद कभी दुश्मनों के। आनंद सिंह, नहीं नहीं, ये खंजर जो तुम्हारे पास रह गया है, लेकर मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। कल परसों या 10 दिन में जब मौका हो तब मुझे देना। कमलिनी, जरूर दूंगी। अच्छा, अब यहां से चलना चाहिए। दोनों कुमारों और अय्यारों को साथ लिए हुए कमलिनी वहां से रवाना हुई और उस ठिकाने पहुंची जहां वो शैतान बेहोश पड़ा हुआ था, जिसने कंदील बुझाकर कुमार को जख्मी किया था। चेहरे पर से नकाब हटाते ही कमलिनी चौंकी और बोली, है, ये तो कोई दूसरा ही है। मैं समझे हुए थी कि दरोगा किसी तरह राजा बीरेंद्र सिंह की कैद से छूटकर आ गया होगा, मगर इसे तो मैं बिल्कुल नहीं पहचानती। कुछ रुककर, उसने मेरे साथ दगा तो नहीं की? कौन ठिकाना, ऐसे आदमी का विश्वास न करना चाहिए, मगर मैंने तो उसके साथ। ऊपर लिखी बातें कह कमलनी चुप हो गई और थोड़ी देर तक किसी गंभीर चिंता में डूबी सी दिखाई पड़ी। आखिर कुंवर इंद्रजीत सिंह से रहा न गया, धीरे से कमलिनी की उंगली पकड़कर बोले, तुम्हें इस अवस्था में देखकर मुझे जान पड़ता है कि शायद कोई नई मुसीबत आने वाली है, जिसके विषय में तुम कुछ सोच रही हो। कमलिनी, हाँ, ऐसा ही है, मेरे कामों में विघ्न पड़ता दिखाई देता है। अच्छा, मर्जी परमेश्वर की, आपके लिए कष्ट उठाना क्या, जान तक देने को तैयार हूं। कुछ रुककर, अब देर करना उचित नहीं, यहां से निकल ही जाना चाहिए। इंद्रजीत सिंह, क्या माया रानी के अनूठे बाग के बाहर निकलने को कहती हो? कमलनी, हाँ। इंद्रजीत सिंह, मैं तो सोचे हुए था कि माता पिता को छोड़ाकर तभी यहां से जाऊंगा। कमलनी, मैंने भी यही निश्चय किया था, परंतु अब क्या किया जाए,
सबके पहले अपने को बचाना उचित है। यदि आप ही आफत में फंसेंगे तो उन्हें कौन छुड़ाएगा? इंद्रजीत सिंह, यहाँ की अद्भुत बातों से मैं अनजान हूं, इसलिए जो कुछ करने को कहोगी करना ही पड़ेगा। नहीं तो मेरी राय तो यहां से भागने की ना थी, क्योंकि जब मेरे हाथ पैर खुले हैं और सचेत हूं तो एक क्या 500 से भी डर नहीं सकता। जिस पर तुम्हारा दिया हुआ ये अनूठा तिलिस्मी खंजर पाकर तो साक्षात काल का भी मुकाबला करने से बाज ना आऊंगा। कमलनी, आपका कहना ठीक है। मैं आपकी बहादुरी को अच्छी तरह जानती हूं, परंतु इस समय नीति यही कहती है कि यहां से निकल जाओ। इंद्रजीत सिंह, अगर ऐसा ही है तो चलो मैं चलता हूं। धीरे से कान में, तुम्हारी बुद्धिमानी पर मुझे डाह होता है। कमलनी, धीरे से, डाह कैसा? इंद्रजीत सिंह, 2 कदम आगे ले जाकर, डाह इस बात का कि वो बड़ा ही भाग्यशाली होगा जिसके तुम पाले पड़ोगी। इसके जवाब में कमलनी ने कुमार को एक हल्की सी चुटकी काटी और धीरे से कहा, मुझे तो तुमसे बढ़कर भाग्यशाली कोई दिखाई नहीं पड़ता, मगर आह। कमलनी की इस बात ने तो कुमार को फड़का दिया, लेकिन इस मगर के शब्द ने भी बड़ा अंधेर किया, जिसका सबब हमारे मनचले पाठक स्वयं समझ जाएंगे, क्योंकि वे कमलनी और कुंवर इंद्रजीत सिंह की पहली बातें अभी भूले ना होंगे, जो तालाब के बीच वाले उस मकान में हुई थी जहां कमलनी रहा करती थी। कमलनी देवी सिंह से, इस आदमी को जो बेहोश पड़ा है उठा के ले चलना चाहिए। देवी सिंह, हाँ हाँ, इसे मैं उठाकर ले चलूंगा। इंद्रजीत सिंह, शायद हम लोगों को फिर लौटना पड़े, क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता पीछे छोड़ आए हैं। कमलनी, हाँ, सुगम रास्ता तो यही था, मगर अब मैं उधर न जाऊंगी। कौन ठिकाना हाथी वाले दरवाजे के उस तरफ दुश्मन लोग आ गए हों, क्योंकि कैद खाने की दीवार आप तोड़ ही चुके हैं और उधर वाली सुरंग का मुंह खुला रहने के कारण किसी का आना कठिन नहीं है। इंद्रजीत सिंह, तब दूसरी राह कौन सी है? क्या उधर चलोगी जिधर से ये दुश्मन आया है? कमलिनी, नहीं, उधर भी दुश्मनों का गुमान है। आइए, मैं एक और ही राह से ले चलती हूं। आगे आगे कमलिनी और उसके पीछे पीछे दोनों कुमार और अय्यार लोग रवाना हुए। यहां भी दोनों तरफ दीवारों पर सुंदर तस्वीरें बनी हुई थीं। 10-12 कदम आगे जाने के बाद बगल की दीवार पर एक छोटा सा खुला हुआ दरवाजा था, जिसे देखकर कमलिनी ने इंद्रजीत सिंह से कहा, यह आदमी सी राह से आया होगा, क्योंकि अभी तक दरवाजा खुला हुआ है, मगर मैं दूसरी ही राह से चलूंगी जो जरा कठिन है। कुमार, मैं तो कहता हूं इसी राह से चलो, दरवाजे पर 10-5 दुश्मन मिल ही जाएंगे तो क्या। कमलिनी, खैर, तब चलिए। सब कोई उस राह से बाहर हुए और कमलिनी ने उस दरवाजे को, जो एक खटके के सहारे खुलता और बंद होता था, बंद कर दिया। उस तरफ भी थोड़ी दूर सुरंग में ही जाना पड़ा। जब सुरंग का अंत हुआ तो छोटी छोटी सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के लिए मिली। कमलिनी ने ऊपर की तरफ देखा और कहा, यहां का दरवाजा तो बंद है। सबके आगे कमलिनी और फिर दोनों कुमार और अय्यार लोग ऊपर चढ़े। ये सीढ़ियां घूमती हुई ऊपर गई थी। मालूम होता था कि किसी बुर्ज पर चढ़ रहे हैं। जब सीढ़ियों का अंत हुआ तो एक चक्कर पहिए की तरह बना हुआ दिखाई दिया, जिसे कमलिनी ने 4-5 दफे घुमाया। खटके की आवाज के साथ पत्थर की चट्टान अलग हो गई और सभी लोग उस राह से निकलकर बाहर मैदान में दिखाई देने लगे। बाहर सन्नाटा देखकर कमलिनी ने कहा, शुक्र है यहां हमारा दुश्मन कोई नहीं दिखाई देता। जिस राह से कुमार और अय्यार लोग बाहर निकले वो पत्थर का एक चबूतरा था, जिसके ऊपर महादेव का लिंग स्थापित था। चबूतरे के नीचे की तरफ का बगल वाला पत्थर खुलकर जमीन के साथ सट गया था और वही बाहर निकलने का रास्ता बन गया। लिंग की बगल में तांबे का बड़ा सा नंदी बना हुआ था और उसके मोढ़े पर लोहे का एक सर्प कुंडली मारे बैठा था। कमलिनी ने सांप के सिर को दोनों हाथ से पकड़कर उभाड़ा और साथ ही नंदी ने मुंह खोल दिया। तब कमलिनी ने उसके मुंह में हाथ डालकर कोई पेंच घुमाया। वो पत्थर की चट्टान जो अलग हो गई थी फिर ज्यों की त्यों हो गई और सुरंग का मुंह बंद हो गया। कमलिनी ने सांप के फन को फिर दबा दिया और बैल ने भी अपना मुंह बंद कर लिया। इंद्रजीत सिंह कमलिनी से, ये दरवाजा भी अजब तरह से खुलता और बंद होता है। कमलिनी, हाँ, बड़ी कारीगरी से बनाया गया है। इंद्रजीत सिंह, इसके खोलने और बंद करने की तरकीब माया रानी को मालूम होगी। कमलिनी, जी हाँ, बल्कि लाडली की तरफ इशारा करके ये भी जानती है, क्योंकि बाग के तीसरे दर्जे में जाने के लिए ये भी एक रास्ता है जिसे हम तीनों बहनें जानती हैं। मगर उस हाथी वाले दरवाजे का हाल जिसे आपने खोला था,
सिवाय मेरे और कोई भी नहीं जानता। आनंद सिंह, ये जगह बड़ी भयानक मालूम पड़ती है। कमलनी, जी हाँ, ये पुराना मसान है और गंगा जी भी यहां से थोड़ी ही दूर पर है। किसी जमाने में जब का ये मसान है, गंगा जी इसी जगह पास ही में बहती थी, मगर अब कुछ दूर हट गई और इस जगह बालू पड़ गया है। आनंद सिंह, खैर अब क्या करना चाहिए और कहाँ चलना चाहिए? कमलनी, अब हमको गंगा पार होकर जमानिया में पहुंचना चाहिए। वहां मैंने एक मकान किराए पर ले रखा है, जो बहुत ही गुप्त स्थान में है। उसी में 2-3 दिन रहकर कार्रवाई करूंगी। इंद्रजीत सिंह, गंगा के पार किस तरह जाना होगा? कमलनी, थोड़ी दूर पर गंगा के किनारे किश्ती बंधी हुई है, जिस पर मैं आई थी। मैं समझती हूं वो किश्ती अभी तक वहां ही होगी। सवेरा होने में कुछ विलंब न था। मंद मंद दक्षिणी हवा चल रही थी और आसमान पर केवल 10-5 तारे दिखाई पड़ रहे थे, जिनके चेहरे की चमक दमक चला चली की उदासी के कारण मंद पड़ती जा रही थी। जबकि कमलिनी और कुमार इत्यादि सब कोई वहां से रवाना हुए और उसी किश्ती पर सवार होकर, जिसका जिक्र कमलिनी ने किया था, गंगा पार हो गए। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 8वें भाग के दूसरे बयान को, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।